पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, दिलीप जायसवाल ने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की है, जिसके बाद से जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई। ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को मनाने में बीजेपी जुट गई है। सर, क्या कुछ बातें हुई है इस मीटिंग में? ये जो मुलाकात है, मतलब बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनकी मुलाकात पशुपति पारस से हुई है। 21 अगस्त को यह मुलाकात हुई है और उस समय में तमाम तरह की बातें हो रही थी कि क्या है, आखिर क्यों यह मुलाकात हुई। तो अब धीरे धीरे चीज़ें बाहर आने लगी है। 60 मिनट मुलाकात। हाँ, करीब 1 घंटे की मुलाकात थी ये। तो अब बात बाहर निकल के आ रही है कि आखिर क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि करीब 1 महीने हुए हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल। तो और भी एनडीए के और भी सहयोगी हैं, जैसे जदयू है, हम है, नहीं, इसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसके बाद फिर चिराग पासवान ही हो गए तो उनकी पार्टी है। तो इतने सहयोगी हैं बिहार में एनडीए के। तो इसलिए लोगों के कान खड़े हो गए कि आखिर क्या हुआ कि पशुपति पारस के पास जाना पड़ा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को। तो इसीलिए इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर हुआ क्या है। तो अगर कुल मिला के बताएं अपने दर्शकों को करिश्मा, तो बात अब यह निकल के आ रही है, जो कि 2-3 दिन पहले की 21 अगस्त की मुलाकात है ये, कि भाजपा के जो सर्वे सर्वा हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वह मतलब बैलेंस कहा जा रहा है कि बना के चलना चाह रही है बिहार में। और जिस तरीके से पशुपति पारस का जो गुट है लोजपा का, उसको दरकिनार जो किया गया लोकसभा चुनाव में, तो कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा, जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अमित शाह ने स्पेशली दिलीप जायसवाल को भेजा इनसे मुलाकात करने के लिए, पारस से, और उनको मतलब इसके लिए एक कह सकते हैं कि आगे क्या बीजेपी कर सकती है। क्योंकि पिछले दिन भी पारस की जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जैसे उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में 4 सीटों पे, तो उन्होंने जो दावेदारी की थी, तो बीजेपी का कोई जवाब नहीं आ रहा था कि बीजेपी आखिर क्या करेगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हमें अब अगर उचित सम्मान नहीं मिला एनडीए में, तो हम अपने बारे में सोचेंगे, अलग रास्ता तैयार करेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हम एनडीए के साथ खड़े रहे, जहां भी हमें बुलाया गया हम उस मंच पर पहुंचे, एनडीए को हमने अपने तरीके से मदद की लोकसभा चुनाव में। अब इस मुलाकात से एक बात निकल करके आ रही है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वह कह रहे हैं कि बीजेपी बैलेंस करना चाह रही है बिहार में। बैलेंस इसलिए करना चाह रही है, कहा यह जा रहा है कि इन दिनों केंद्र सरकार को 2-3 बार इस तरह के बयान चिराग पासवान ने दिए हैं, जो कहा जा रहा है कि वो नागवार कहीं ना कहीं गुजर रहा है बीजेपी को। और बीजेपी अब यह सोच कर चल रही है कि अगर कहीं अलग रुख अख्तियार तो नहीं करेंगे चिराग पासवान। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि अब पारस के कंधे पर भी हाथ रखना चाह रही है बीजेपी, और इस मुलाकात को उसी एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है, जो बात बाहर अब निकल कर आने की बात ये है कि इनको एक भरोसा दिया गया है, आश्वासन दिया गया है बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल के द्वारा, कि उन्हें जो चीज़ें हो चुकी हैं किस में लोकसभा चुनाव में, वह अब नहीं होगा, और इनको पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। किनको? पारस को, जो उनकी पार्टी है उसको, किस में? तो विधानसभा चुनाव में। तो कहा जा रहा है कि ये मतलब सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो किसी के पास नहीं गए, अपने किसी सहयोगी पार्टी के नेता के घर नहीं गए। अगर पहली बार गए तो वो पारस के पास गए। तो एक बड़ा इशारा जो है दिल्ली से कह सकते हैं, और बिहार के माध्यम से पारस को देने की कोशिश जो है भाजपा की है। और बस कुल मिला के अगर एक लाइन में कहेंगे तो एक संतुलन वाली राजनीति भाजपा
बिहार में कर रही है। और संतुलन किस में? तो स्पष्ट है, चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस में। सर, लौ सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, उसके बाद से जो सियासी मायने हैं कई तरह के निकाले जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, यह भी मुलाकात 4-5 दिन पहले की मुलाकात है और लव सिन्हा मिले हैं। हालांकि वो मिलने गए थे लालू प्रसाद से भी और तेजस्वी यादव से भी, लेकिन वो जब बाहर निकले मुलाकात करके तब जो मीडिया से उन्होंने बात की उसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव उस समय उपलब्ध नहीं थे, इसलिए तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई, लालू प्रसाद से मुलाकात हुई। उससे ठीक एक दिन पहले ही उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा से भी लालू प्रसाद की मुलाकात हुई थी और वह मुलाकात सुर्खियों में रही थी। और उसी मुलाकात में उन्होंने शिवानंद तिवारी से भी मुलाकात की थी शत्रुघ्न सिन्हा ने, और एक बात उन्होंने कही थी कि अगली बार जब वो आएंगे तो नीतीश कुमार से मिलेंगे, चाय कॉफ़ी पिएंगे साथ में। ठीक उसके अगले दिन की यह मुलाकात है, इसलिए सबकी जो आंखें हैं और जो कान हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार पर जा रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या होगा। और स्वाभाविक है, कान आँख जाना भी स्वाभाविक है, इसलिए कि विधानसभा का चुनाव है। पत्रकारों ने भी सवाल किया कि लव सिन्हा से कि आप क्या करेंगे, कांग्रेस में आप अभी हैं, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, या इस मुलाकात को इस नज़रिए से देखा जाए कि आप आरजेडी में आ रहे हैं, आरजेडी के माध्यम से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस तब तो एक ही है, मतलब महागठबंधन है, उसका सब हिस्सा है। और अभी उन्होंने अपने पत्ते लव सिन्हा ने नहीं खोले हैं कि इस बार फिर वो परेशानी बढ़ाएंगे। बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, नितिन नवीन का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से ही चुनाव लड़ेंगे या किसी और क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यही कहा है लव सिन्हा ने कि वक्त आएगा तो बताएंगे। तो ये भी कह सकते हैं करिश्मा कि अपने पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं। हो सकता है कि वो पार्टी भी बदल लें और विधानसभा सीट भी उनकी बदल जाए, ये भी हो सकता है। अभी उन्होंने जानकारी साझा नहीं की है पत्रकारों से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, इमामगंज सीट के बारे में चर्चा करेंगे। इमामगंज सीट को लेकर चर्चा थी कि मांझी के परिवार से ही कोई सीट से लड़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीट अब क्या मांझी के पास नहीं रहेगा। चर्चा इसलिए है कि हम लोग वीडियो भी लगा देंगे। हमारे रिपोर्टर हैं दिल्ली के, कुमुद ने बातचीत की है, संतोष सुमन मंत्री भी हैं और हम के अध्यक्ष भी हैं, जिसमें उन्होंने एक बात जो कही है, बड़ी डिप्लोमेटिक बात की है संतोष सुमन ने, और उसमें उन्होंने कहा है इमामगंज सीट को लेकर कि अगर सीट उन्हें मिली, मतलब उनकी पार्टी को मिली, तो मतलब ये कि ये हो सकता है कि एनडीए में अभी इस बात पर सहमति नहीं बनी हो। और उन्होंने एक बात और कही है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। नहीं तो ठीक है, पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है तो ये समान, लेकिन ये बात जो उन्होंने कही है कि इमामगंज सीट उनके पास रही तो, उनकी पार्टी के पास रही तो इसका मतलब यह निकलता है कि अभी सहमति नहीं बन पाई है, जैसा संतोष सुमन कह रहे हैं। ये एक कान खड़ा करने वाली बात हो गई नहीं कि अभी उपचुनाव अगर 4 सीट पे होंगे तो वाकई में जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनके पास यह सीट रहती है कि नहीं। लेकिन चर्चा तो यही है, और क्योंकि वहीं से वो विधायक हुआ करते थे जीतन राम मांझी, अब सांसद बन गए हैं, तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि उन्हीं के पास यह सीट रहेगी। नहीं, लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया है संतोष सुमन ने। संभावना है कि हम चुनाव लड़ेगा, हम पार्टी चुनाव लड़ेगी। गया में 2 सीट है, एक बेलागंज और एक इमामगंज जो खाली हो चुका है। और लेकिन कैंडिडेट जब चुनाव आचार संहिता लगेंगे सबके सहमति से, कोई कार्यकर्ता ही होगा। अगर हम लोग के पाले में सीट जाएगा, जो कि हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम के कार्यकर्ता ही लड़ेगा। सर, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से नंबर 1 हो गए हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार क्या है सर पूरा? हाँ, ये एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है जो हर साल इस तरह का सर्वे कराती है, और इस सर्वे पर भी सबका ध्यान रहता है। और लगातार तीसरी बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार हैं। धक्के वाली अगर बात कहेंगे तो धक्का लगा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। नहीं, बहुत पिछड़ गए हैं, और भी मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़ गए हैं। किसके? तो योगी आदित्यनाथ के बनिष्पत।
अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, देखिए देश भर में यह जो सर्वे हुआ है मूड ऑफ द नेशन, उसमें 1,36,000 लोगों के बीच में यह सर्वे किया गया है, जिसमें 33% से अधिक लोग बेहतर मुख्यमंत्री, टॉप जो सीएम है वह योगी आदित्यनाथ को लोग मान रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यही है कि तीसरी बार जो यह सर्वे है, यह सर्वे की रिपोर्ट यही कह रही है कि तीसरी बार नंबर 1 पहले पायदान पर हैं योगी आदित्यनाथ। ये हो गया। फिर तीसरे नंबर पर जो है मुख्यमंत्री ये हैं, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी भी लोकप्रियता जो है वो है। दूसरे नंबर पर जो है फिर अरविंद केजरीवाल हैं। इसमें 13.8% लोग जो हैं अपना ये किया है, हाँ वोट दिया है अरविंद केजरीवाल को। फिर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको 9.1% लोगों ने अपना समर्थन दिया है बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, वो चौथे नंबर पर हैं और 4.7% लोगों ने इनको चुना है बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो हैं 4.6% लोगों ने समर्थन दिया है चंद्रबाबू नायडू को। और पिछड़ने वाले मुख्यमंत्री में बता ही दिए शुरुआत में, फिर बता देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो हैं। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा हैं। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। ये लोग बहुत पिछड़ गए हैं किन के तुलना में? तो योगी आदित्यनाथ की तुलना में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।